So how to prepare anthropology for JPSC JET? JPSC JET की तैयारी एंथ्रोपॉलजी विषय अगर आपका है तो आप किस प्रकार से इसकी तैयारी करेंगे। देखिए, किसी भी विषय को जब हम तैयार करते हैं तो उसका मेन जो अप्रोच होता है कि चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो पहला काम है कि हम अपने सिलेबस को अंडरस्टैंड करें, राइट। अब जहाँ तक कि जेट का जो सिलेबस प्रस्तावित है वो यूजीसी नेट के सिलेबस के अनुरूप बनाने की बात चल रही है, क्योंकि जेपीएससी ने एक इंडिकेशन दिया है कि हम यूजीसी नेट के सिलेबस को फॉलो करेंगे, उसके पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारा सिलेबस जो होगा वो पूरी तरह से यूजीसी नेट के सामान्य होगा। तो जब यूजीसी नेट के एंथ्रोपॉलजी विषय के सिलेबस को हम देखते हैं तो देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इसकी अंतर्गत हमारे पास 10 यूनिट होती है, 1 से लेके 10 तक हमारे पास यूनिट है। और जब पूरे सिलेबस को आप देखेंगे, यूजीसी नेट के सिलेबस को देखेंगे तो उसके अंतर्गत बहुत डिटेल सिलेबस है। यानी जो विद्यार्थी अभी तक नहीं देखे होंगे या जिन्होंने पहली बार इस सिलेबस को देखा, तो पहली बार इस सिलेबस को देखने पर क्या आपको लगता है कि अधिकांश विद्यार्थी के दिमाग में एक बर्डन क्रिएट होता है कि ये तो बहुत विस्तृत सिलेबस है, बहुत ब्रॉड सिलेबस है। और यहीं से विद्यार्थियों की समस्याओं की शुरुआत होती है। तो इसलिए चूँकि यूजीसी नेट के केवल सिलेबस देखने से आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, लेकिन आप अगर क्वेश्चन को देखिए जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, तो आप देखिएगा कि क्वेश्चन यूजीसी का क्वेश्चन, जो नेट का क्वेश्चन एंथ्रोपॉलजी का होता है, वो उतना स्टैंडर्ड नहीं होता है, आप इजीली उसे कर सकते हैं। और जेट का जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इसका स्टैंडर्ड भी उससे थोड़ा सा कम ही होगा। और कंपटीशन जो आप झारखंड में जो मूल निवासी झारखंड के हैं, उनका कंपटीशन तो ऐसे भी कुछ कम होगा नेट की अपेक्षा। तो आपको पजल नहीं होना है। आपको सिलेबस को मैं जो बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आप समझने का प्रयास करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अगर आप रणनीति बना लेते हैं तो फिर आप आराम से इस परीक्षा को पास करेंगे, राइट। अब देखिए, सिलेबस हमने कहा कि 3 इम्पॉर्टेंट इसमें यूनिट है ना, इसमें 3 यूनिट है। तो फर्स्ट जो यूनिट है ना, ये एक तरह से इंट्रोडक्शन से है, राइट। अब देखो, किसी भी विषय का जब सिलेबस आप देखते हो तो फर्स्ट यूनिट जनरली उस विषय के इंट्रोडक्शन से होता है। और इसके अंतर्गत हमें जो टॉपिक है, उस टॉपिक के अंतर्गत मीनिंग हमें एंथ्रोपॉलजी का यानी डिफिनीशन, फिर एंथ्रोपॉलजी का जो डेवलपमेंट है यानी एक विषय के रूप में एंथ्रोपॉलजी का जो विकास हो रहा है उसके इतिहास का अध्ययन करना है, राइट। और थर्ड की एम एंड स्कोप ऑफ एंथ्रोपॉलजी पढ़ना। फिर एंथ्रोपॉलजी का अदर विषय के साथ क्या रिलेशनशिप है ये भी हमें पढ़ना है। और फिर एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो टॉपिक है रिसर्च मेथड। तो फर्स्ट टॉपिक को अगर हम केवल 2 भाग में बांटें कि एक टॉपिक तो हमारा एंथ्रोपॉलजी के इंट्रोडक्शन से संबंधित है और दूसरा टॉपिक जो है हमारा रिसर्च मेथड से संबंधित है, राइट। और इंट्रोडक्शन कोई भी विद्यार्थी जो पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने किया है एंथ्रोपॉलजी में,
तो इंट्रोडक्शन के ये विषय वस्तु से वो एक तरह से परिचित होते हैं। इस टॉपिक में आपको किसी तरह का पजल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस टॉपिक को आराम से तैयार करना है। लेकिन प्रश्न का जो नेचर है ना, ध्यान ये रखना है कि किसी भी विषय वस्तु को जब तैयार करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस विषय वस्तु, उस एग्जाम का नेचर क्या है। तो इस परीक्षा के अंतर्गत जो एग्ज़ाम है या जो आपका क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन जो है आपकी ऑब्जेक्टिव होगी, राइट। और चूंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगी तो समस्या यहीं पर आती है कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम तैयारी करते हैं या कोई व्यक्ति, कोई एग्जामिनर, कोई परीक्षक, कोई क्वेश्चन सेटर, राइट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सेट करता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होता है कि वो डिफरेंट चीज़ों पर क्वेश्चन बना सकता है। उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ जितने टॉपिक है, राइट, इसको आपको दो तरह से पढ़ना है। एक तो कॉन्सेप्ट के लेवल है ना, और दूसरा यहाँ पर आपको फैक्चुअल भी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट का लेवल का मतलब क्या है कि आपके सिलेबस में जितने टर्म दिए हुए हैं उस टर्म को क्लियरली आप समझते हैं, क्लियरली आप डिफाइन करने की स्थिति में हैं, और उस टर्म से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का आंसर आप देने में सक्षम हैं, राइट। तो एक तो ये है। दूसरा कि हम बात कर रहे हैं कि फैक्चुअल, देखो जब हम एंथ्रोपोलॉजी के डेवलपमेंट की बात करते हैं या इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी के डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका अदा किया है, उनका कंट्रीब्यूशन जो है उससे संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, राइट। तो उससे संबंधित जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो फिर उसका आंसर आप कैसे करेंगे, राइट। यानी एक फैक्ट्स को कलेक्ट करना है और कलेक्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना है, ना कि केवल विषय वस्तु को समझना है। इसी प्रकार से आप देखिए कि जैसे आपको दिया हुआ है कि स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, राइट। अब देखो स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही ब्रॉड होता है क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी के स्कोप को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो थ्योरेटिकल है ना, और थ्योरेटिकल जो इसका स्कोप है उस स्कोप के अंतर्गत आप देखोगे कि हम लोग बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी के ब्रांचेस की बात करते हैं और सब ब्रांचेस की बात करते हैं, राइट। तो कॉन्सेप्ट के लेवल पर वहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, राइट, उसमें किस विषय की पढ़ाई करते हैं। इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, उसमें हम किस विषय वस्तु, उसका मेन विषय वस्तु क्या होता है। पेलियोपैथोलॉजी जो है उसका मेन विषय वस्तु क्या है, किस चीज़ का अध्ययन करता है पेलियोपैथोलॉजी, राइट। पेलियो आर्कियोलॉजी जो है ये किस चीज़ का अध्ययन करता है। यानी इस तरह के कम से कम 30-40 इम्पॉर्टेंट जो सब ब्रांच होते हैं उन सब ब्रांचेस के बारे में सॉलिड इंफॉर्मेशन आपको रखना पड़ता है ताकि आप बहुत क्लोज अगर रिलेशनशिप है, जैसे क्लोज रिलेशनशिप आप देखोगे कि ह्यूमन जेनेटिक्स और पॉपुलेशन जेनेटिक्स ये दोनों बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के सब ब्रांचेज हैं। अब ह्यूमन जेनेटिक्स में क्या पढ़ा जाता है ना, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। इसकी क्लोज रिलेशनशिप पर जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर वहां पर आप कंफ्यूज कर सकते हो। इसलिए एक तो पूरी डिटेल आपको समझना है, राइट, और डिटेल समझ करके फिर जो है उसको सॉलिड रूप में जो है उसको नोटबुक में आपको नोट करना है, क्योंकि जब तक आप सॉलिड रूप में उसको नोटबुक में नोट नहीं करोगे
और कॉन्सेप्ट को क्लियर आप नहीं करोगे तो फिर क्या होता है कि थोड़ा सा अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना दिया गया तो आप वहाँ पर कंफ्यूज करते हो, और कंफ्यूज करते हो तो आप क्या करते हो कि आपका आंसर गलत हो जाता है ना। तो इस तरह की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से आप देखोगे कि रिसर्च मेथड के अंतर्गत कई इंपॉर्टेंट टर्म दिया हुआ है और कई ऐसे हैं जो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं, राइट। जैसे अगर आप क्वेश्चनायर की बात करो, शेड्यूल की बात करो, तो दोनों बहुत क्लोज हैं। तो उसके डिफरेंसेस के बारे में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाएगा तो फिर वहाँ पर अगर आप पे बहुत अच्छा तरीके से उसको नहीं समझे हैं तो फिर आप कंफ्यूज करते हैं। तो पहला तो आपको ये काम करना है, राइट। अब देखो, इस काम के लिए जिस भी टॉपिक को आप पढ़ो, तो मैं जो फॉर्मेट बना रहा हूँ उसमें फॉर्मेट ये बना रहा हूँ कि हर टॉपिक में डिस्कशन के साथ साथ 100 MCQ जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करें, राइट। आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करो, और जब आप सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो आप देखोगे बहुत कंफर्टेबल फील करोगे, राइट। अदरवाइज आप कंफर्टेबल इसमें फील नहीं करते हो क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, राइट। उसी तरह से आप देखो कि जो सेकंड जो यूनिट है, राइट, इस सेकंड यूनिट का संबंध बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से है ना। और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां पर हैं। एक तो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, और इससे रिलेटेड टॉपिक यहां पर है ना। मैं केवल आज सिलेबस को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। दूसरा जो है यहां प्राइमेटोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है, और तीसरा जो इसके अंतर्गत है पेलियो एंथ्रोपोलॉजी, राइट। ये 3 इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं भी झारखंड से रिलेटेड रहा हूँ, और झारखंड से रिलेटेड रहने के कारण जो है झारखंड के एंथ्रोपोलॉजी के विद्यार्थियों से हमारा संपर्क रहा है। आम तौर पर विद्यार्थियों का ये मानना है और कहना है कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी उनका बहुत वीक है, राइट। अब देखो, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आपका एकेडमिक में ऑलरेडी वीक है, और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के 3 महत्वपूर्ण यूनिट है यहाँ पर, यानी यूनिट 2 है, यूनिट 3 भी है, यूनिट 4 भी है। यानी अगर आप 10 यूनिट में 3 यूनिट की बात करते हो तो आपकी क्वालिफाई करने में बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट। और इसके अंतर्गत क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, और फैक्ट्स भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होगा। खास करके जब पेलियो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत आप ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ोगे, तो देखो ह्यूमन इवोल्यूशन जब आप पढ़ोगे तो इसमें आप स्वाभाविक है कि फॉसिल्स पढ़ोगे, और फॉसिल्स से संबंधित जो है आपकी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, बहुत फैक्चुअल हो सकते हैं। तो एक तो इसकी आपको तैयारी करनी है। दूसरा आप देखो कि हमने कहा कि 3rd यूनिट भी क्या है, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से है, क्योंकि 3rd यूनिट के अंतर्गत हमें ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़नी है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स हमें पढ़नी है, इथनिक क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको पढ़ना है। तो ये 3 तो आपको बेसिक रूप में आप पढ़े भी होंगे। एक और है मोलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट, है ना। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट है। इथनिक क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम लोग रेशियल क्लासिफिकेशन जनरली हम लोग
पढ़ते रहे हैं, लेकिन अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि रेस का कॉन्सेप्ट ही इरिलेवेंट हो गया है। एथनिक ग्रुप के आधार पर पॉपुलेशन का क्लासिफिकेशन होना चाहिए। बट यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो ह्यूमन जेनेटिक्स है, जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है या मोलिकुलर जेनेटिक्स है, ये तीनों एक दूसरे के साथ बहुत ही गहन रूप से इंटर रिलेटेड हैं और इनकी जो सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत डिटेल है, क्योंकि ह्यूमन जेनेटिक्स के अंतर्गत केवल मेंडेलियन जेनेटिक्स नहीं है, राइट। जेनेटिक की स्टडी का मेथड, जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि रिसर्च जो मेथड की बात हमने किया है, तो रिसर्च मेथड के अंतर्गत सोशल एंथ्रोपोलॉजी के भी मेथड को शामिल किया गया है, राइट। बायोलॉजिकल को भी शामिल किया गया है, आर्कियोलॉजिकल को भी शामिल किया गया है, और अलग से डिटेल आपको ह्यूमन जेनेटिक्स के अंतर्गत जेनेटिक्स के अध्ययन का जो मेथड है, जिसमें कई 8-10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं और कई बहुत क्लोज है, राइट। तो उसकी क्लोजनेस जो है, उसके बीच आपस में इतना ज़्यादा सिमिलरिटी है कि उसको बाइफरकेट करके और फिर कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा करके जब तक आप नहीं करोगे, आप टॉपिक को बेहतर तरीके से तैयार नहीं कर पाते हो। और फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, इसके अंतर्गत एक तो आपका ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, दूसरा जो है ह्यूमन एडेप्टेशन से रिलेटेड टॉपिक है, तीसरा जो है डेमोग्राफिक एंथ्रोपोलॉजी है। ये 3 मेजर सेक्शन है। अब देखो, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा डायमेंशन उसमें है, और इस डायमेंशन के अंतर्गत आप देखते हो कि इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक भी है और फैक्चुअल भी है, राइट। ह्यूमन एडेप्टेशन जो है, चूंकि ह्यूमन इससे पृथ्वी पर बायोकल्चरल एडेप्टेशन करता है और ये इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है, राइट। तो इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत जो डाइवर्सिटी है अर्थ में, और डिफरेंट प्लेस के लोग जो है, डिफरेंट क्षेत्र के लोग जो है, अपने जो उनका इन्वायरमेंट है, उनका जो इकोलॉजी है, उसके साथ बायोलॉजिकल और कल्चरल एडेप्टेशन किए हैं। तो बायोलॉजिकल एडेप्टेशन के कारण उनकी फिजिकल फीचर में भी डिफरेंसेस आता है। जैसे आप एथनिक क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ते हो या रेशियल क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ते हो, तो आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि किस तरह से ह्यूमन एडेप्टेशन का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है हमारे फिजिकल फीचर में भी डिफरेंसेस क्रिएट करता है, और हमारे जो कल्चरल फीचर हैं, तो उस कल्चरल फीचर के अंतर्गत भी ये एक तरह से हमारे बीच अंतर क्रिएट करता है। और इस तरह के जो प्रश्न होंगे वो थोड़ा, चूंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, हमारा एरिया बहुत ज़्यादा है, और इस कारण से जब कभी भी आप इसको पढ़ने जाओगे तो वहाँ पर आपको डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत है, और डिटेल स्टडी करके फिर कॉन्सेप्ट को आप ठीक ढंग से समझने का जब प्रयास करोगे और फैक्ट जो है उसको कलेक्ट करोगे, तो आप जो है सक्षम होगे। देखो, डेमोग्राफिक जो एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक है, उस डेमोग्राफिक एंथ्रोपोलॉजी के टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या करना होता है, राइट। तो एक तो पॉपुलेशन, जो जनसंख्या की वृद्धि है, ग्रोथ है, उसके जो फैक्टर्स हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जैसे फर्टिलिटी और फर्टिलिटी, राइट, या मोर्टेलिटी, ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ के जो फैक्टर हैं, अलग अलग पॉपुलेशन में अलग अलग ढंग से काम करते हैं, राइट। तो यहाँ भी वेरिएशन है, उस वेरिएशन को हमें समझने की ज़रूरत है। और इसके अलावा कई तरह के डेमोग्राफिक थ्योरी हम पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत, जिसमें बायोलॉजिकल थ्योरी भी है और कल्चरल थ्योरी भी है और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी भी है। तो
थ्योरीज को भी इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। और इस तरह से आप देखो कि जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक और यूनिट है, ये यूनिट सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये इसका जो आपके क्वेश्चन में वैल्यू होगा, अगर हम सबके लिए 10-10 मार्क्स भी 10-10 क्वेश्चन अगर हम सबके लिए करें तो कम से कम 30 क्वेश्चन तो आप यहाँ से संभावित है, इससे ज़्यादा ही पूछेगा, इससे कम क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। और अगर 100 में 30 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है और उसको आप नहीं कवर कर पा रहे हो तो आप रेस से बाहर हो जा रहे हो, राइट। इसलिए इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं एक स्पेशल आपको इस पे डिस्कस करूंगा कि हाउ टू प्रिपेयर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, राइट। अब यहाँ पर देखो क्या है कि अप्रोच क्या है कि पहला कि आप क्या पढ़ोगे, है ना, पढ़ोगे क्या इसके लिए, राइट। तो पढ़ोगे तो बहुत ही डिटेल मटेरियल है। जैसे एक तो पीनाथ को भी अगर आप पढ़ने जाओ तो पीनाथ इतना कॉम्प्लेक्स बुक है, राइट, कि उसके आधार पर आप इसको समझ जाओ, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाओ और ऑब्जेक्टिव के लिए आप मतलब सक्षम हो जाओ क्वेश्चन को करने के लिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। दूसरा है कि इग्नू का जो बुकलेट है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का, वो बहुत बेहतर है बट वो भी बहुत डिटेल है। इसलिए ये जो टॉपिक है इसके कॉन्सेप्ट को, सारे कॉन्सेप्ट को और सारे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है उसको जब तक कंसाइज वे में हमें उस पर डिस्कस ना कर लें और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन का एक तरह से प्रैक्टिस ना कर लें, तब तक इसमें हमारी सफलता जो है संदिग्ध रहेगी, राइट। तो सफल होना चाहते हैं तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद जो है आपका आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक है, राइट। अब देखो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत भी आप देखोगे तो आर्कियोलॉजी तो ऐसे ही बहुत डिटेल है ना। एकेडमिक में भी आप देखोगे कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हमें अफ्रीका के प्री हिस्ट्री को पढ़ना पड़ता है, यूरोप को पढ़ना पड़ता है, एशिया को पढ़ना पड़ता है। तो एक तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत प्री हिस्ट्री आपको पूरी डिटेल पढ़ना है, प्रोटो तक आप आइए, आयरन एज तक आप आइए, और ये काफ़ी डाइवर्स है इसका नेचर। तो डाइवर्स इसका नेचर है और डिफरेंसेज है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप के कल्चर डेवलप होते हैं, अलग अलग टाइप के टूल्स डेवलप होते हैं, उसके अलग अलग नोमेनक्लेचर है, नाम अलग अलग है, राइट। तो एक तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। दूसरा डेटिंग मेथड इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। डेटिंग मेथड भी आप पढ़ने जाओगे तो कम से कम आज के डेट में तो 30-40 ऐसे डेटिंग मेथड है, रिलेटिव डेटिंग और एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड, कि उस पे प्रश्न ऑब्जेक्टिव बन सकता है। और डेटिंग मेथड के अलावा जो है यहाँ पर सबसे जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है पैलियो इन्वायरमेंट, राइट। पैलियो इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि आपको एक तरह से पूरे सेनोजोइक एरा का जो इकोलॉजिकल, क्लाइमेटिक और इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसको आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं तैयार करोगे तो फिर आप उसमें सफल नहीं हो पाओगे। ये हमारे प्राइमेटोलॉजी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पैलियो एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, राइट। क्योंकि प्राइमेट इवोल्यूशन जो है टर्शियरी पीरियड में होता है ना। तो टर्शियरी पीरियड में पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन 5 इपोच में टर्शियरी पीरियड डिवाइड है। और पांचों इपोच का अगर क्लाइमेटिक कंडीशन आप देखोगे तो उसमें डिफरेंसेस क्रिएट होता है। उसी तरह से क्वाटरनरी पीरियड के अंतर्गत
प्लीस्टोसिन इपोच है और होलोसिन इपोच है। तो प्लीस्टोसिन इपोच की जो फीचर है वो किस तरह से प्री हिस्टोरिक कल्चर के डेवलपमेंट में भूमिका अदा करते हैं और होलोसिन किस तरह से प्री हिस्टोरिक के कल्चर के डेवलपमेंट में अपनी भूमिका अदा करता है, विशेष करके मेसोलिथिक और नियोलिथिक जो कल्चर है और उसके बाद के जो कल्चर डेवलपमेंट है उसमें होलोसिन के अंतर्गत जो क्लाइमेटिक चेंज हुआ, जो इकोलॉजिकल चेंज हुआ, जो इन्वायरमेंटल चेंज हुआ, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। और फिर उसमें टूल्स टाइपोलॉजी भी पढ़ना है आपको, है ना। टूल्स टाइपोलॉजी में भी डिफरेंट एरिया के जो टूल्स हैं उसमें डिफरेंसेस है। टूल मेकिंग जो टेक्नोलॉजी है उसमें डिफरेंसेस है और उससे एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। आप देखोगे यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और ये सारी चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ चूँकि 20 ईयर्स से मैं एंथ्रोपॉलॉजी जो है यूजीसी नेट के विद्यार्थियों को और फिर यूपीएससी के विद्यार्थियों को मैं गाइड कर रहा हूँ। तो ये 20 ईयर के हमारे जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आप जो है इस एक्सपीरियंस से अगर आप लाभ लेना चाह रहे हो तो आप इस अप्रोच को फॉलो करोगे। क्योंकि देखो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपॉलॉजी और बायोलॉजिकल एंथ्रोपॉलॉजी है ना, अगर इन दोनों को मिला दें तो 50% आपका आ जाता है। क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपॉलॉजी से ही रिलेटेड एक टॉपिक इंडियन प्री हिस्ट्री का है ना। आप देखोगे कि 5th यूनिट जो है आपका आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपॉलॉजी का है, 6th यूनिट जो है आपको इंडियन प्री हिस्ट्री का है। और इंडियन प्री हिस्ट्री का जो डेवलपमेंट होता है वो प्री हिस्ट्री से लेकर आयरन एज तक आपको पहुंचना है। तो यहाँ तो आप कंफर्टेबल होते हो क्योंकि ये इंडिया की बात करनी है, बट इसमें भी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, राइट, कि और फैक्चुअल है दोनों का। देखो नेचर क्या है कि दोनों जो होते हैं ये फैक्चुअल है, राइट। तो एक तो फैक्ट्स भी आपको तैयार करना है, कॉन्सेप्ट भी आपको तैयार करना है, और जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक क्वालिफाई नहीं करते हो। इसके बाद का जो टॉपिक है जो 7 राइट और 8 नंबर है ना, तो 7 नंबर सोशल एंथ्रोपॉलॉजी का है और 8 नंबर जो है थ्योरीज है, राइट, एंथ्रोपॉलॉजिकल थ्योरी। अब देखो इसको भी बहुत वेटेज दिया गया है। सोशल एंथ्रोपॉलॉजी तो इजी है बट एंथ्रोपॉलॉजिकल थ्योरीज इतने ज़्यादा डिटेल इसमें दिया हुआ है कि कई थ्योरी का तो आप नाम तक नहीं सुने होंगे और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होगी कॉन्सेप्ट के लेवल पर, क्वेश्चन के लेवल पर, क्योंकि जिस एंथ्रोपॉलॉजिस्ट का नाम उसमें दिया हुआ है आपके सिलेबस में, और बहुत सारे एंथ्रोपॉलॉजिस्ट का नाम दिया हुआ है, 25 से 30 एंथ्रोपॉलॉजिस्ट का नाम उसमें मेंशन है, तो उसकी वर्क के बारे में तो जानकारी हमें प्राप्त करना होगा ना, उसके फील्ड वर्क के बारे में जानकारी प्राप्त होगा, उनके केस स्टडी के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना होगा, राइट। और फिर लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना कि फिर हमारा टॉपिक है इंडियन सोसाइटी से संबंधित भी है और ट्राइबल एंथ्रोपॉलॉजी से भी है ना। अब देखो मेरा अप्रोच आपको क्या है कि आप क्या करो कि एक तरफ तो मैंने कहा कि जनरल इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो किसी भी बेसिक बुक से आप तैयार कर लो, उसमें अंबर एंड नंबर की जो किताब है वो बहुत ही महत्वपूर्ण आपको कंट्रीब्यूशन करेगी। और बायोलॉजिकल एंथ्रोपॉलॉजी के सभी टॉपिक को एक जगह रखो आप, राइट। और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपॉलॉजी जो है वो बायोलॉजिकल से भी कनेक्ट करेगा और सोशल से भी कनेक्ट करेगा, सोशियो कल्चर से भी कनेक्ट करेगा, राइट। और इंडियन सोसाइटी जब आप पढ़ोगे यानी इंडियन जो एंथ्रोपॉलॉजिस्ट हैं उनकी कंट्रीब्यूशन भी हमें पढ़नी है। उन्होंने जो थ्योरीज डेवलप किया है, उन्होंने जो अप्रोच डेवलप किया है,
उन सबको एक साथ आप यहाँ से कनेक्ट कर लो, और एक साथ जब कनेक्ट कर लोगे तो फिर आप आसानी पूर्वक चीज़ों को कर लेते हो। ट्राइबल डेवलपमेंट से संबंधित चीज़ें जो है करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। और लास्ट में एक टॉपिक आपका है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी से, है ना। अब देखो यहाँ पर जो टॉपिक को आप देखोगे, है ना, तो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक जो है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के भी अप्लाइड हैं। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के जो अप्लाइड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है उसका भी पार्ट है। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में अप्लाइड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, उसका भी पार्ट है। और हाल के वर्षों में इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही बढ़ा है, तो उसका चूंकि इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ा है तो उस पर भी हमें ध्यान देना है। अब देखो कुल मिलाकर के अगर पूरे 10 टॉपिक की बात करें तो इस 10 टॉपिक को ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से प्रिपरेशन करने का मतलब है कि प्रत्येक टॉपिक से कम 100 क्वेश्चन MCQ और उसका इंटरप्रिटेशन, राइट, इंटरप्रिटेशन करके वो 100 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन में बदल जाता है। और कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स और उसका सॉलिड कलेक्शन, जब ये सब आप कर लोगे तो फिर आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी और आप इजी महसूस करने लगोगे। देखो पहला ये इंट्रोडक्शन जो क्लास है, इस क्लास में हमने एनालिसिस के आधार पर, देखो कोई अगर नया कोई व्यक्ति इसको लेकर के डिस्कस करता है तो उनका अप्रोच अलग होता है विषय वस्तु को देखने का। और हमारे जैसे जो लोग 20 वर्षों से अध्यापन कर रहे हैं उनका अप्रोच डिफरेंट होता है, क्योंकि हमें मालूम है, हम प्रैक्टिकली हमें मालूम है कि आप जब सिलेबस देखते हो तो आप एक तरह से पजल महसूस करते हो, क्या करें क्या नहीं। तो फर्स्ट राउंड में आप इतना चीज़ों को ध्यान में रखो और फिर जो है हम लोग बात करेंगे आगे की टॉपिक के संदर्भ में कि कैसे टॉपिक को तैयार करें। ये जनरल इंट्रोडक्शन क्लास के अंतर्गत हमने सभी को ले लिया है, फिर एक एक करके, क्योंकि टॉपिक की तैयारी हम एक एक करके करेंगे कि फर्स्ट यूनिट हमने तैयार किया और फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखा, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लेकिन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को इंटीग्रेट कर देंगे एक साथ, है ना। क्योंकि क्या होता है कि विषय वस्तु यहाँ इंटीग्रेट हम कर रहे हैं तो इंटरकनेक्टेड है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि कई चीज़ लगेगा आपको कि एक ही जैसा है ना, सिमिलर है, और उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप कंफ्यूज करते हो। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और आप आराम से चीज़ों को तैयार कर लोगे। तो आज इस डिस्कशन के अंतर्गत हम लोग इतनी ही बात कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कैसे इस पूरे प्रोसेस को आप सक्सेसफुल जो है कर सकेंगे। धन्यवाद।